Hello friends, myself Utma Ram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट, जो कि आपके थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट कोड है CE 304। सर्वेइंग सेकंड आज अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपने सेकंड ईयर में सर्वेइंग फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें आपने लीनियर मेजरमेंट्स पढ़े थे, जिसमें चेन के बारे में, टेप के बारे में, कितने प्रकार की चेन होती है, कितने प्रकार की टेप होती है, कैसे उनमें मेजरमेंट्स करते हैं, किस तरीके से उनमें करेक्शंस लगाते हैं। फिर आपने लेवलिंग टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था, जिसमें आपने टिल्टिंग लेवल और डंपी लेवल यूज करते हुए आपने लेवल्स निकालने सीखे थे। यहाँ पे जो अपन सीखेंगे वो अपन सीखेंगे जिसमें कि थियोडोलाइट की सहायता से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट, उसकी सहायता से सर्विंग कैसे करते हैं। मेनली आपका ये पूरा सर्विंग जो है वो थियोडोलाइट पे ही टिका हुआ है। थियोडोलाइट की सहायता से किस तरीके से अपन ट्रावर्स बना सकते हैं, किस तरीके से अपन टेकोमेट्रिक सर्वे करते हैं, किस तरीके से ट्राइंगुलेशन सर्वे करते हैं, कर्व सेटिंग आउट कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस है सर्विंग सेकंड का, जिसका मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट चैप्टर लिया है, फर्स्ट यूनिट ली है। यूनिट वाइज अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 2 लेक्चर आते हैं पर वीक और 4 प्रैक्टिकल पीरियड होते हैं। मेनली प्रैक्टिकल पे फोकस होता है, लेकिन इस कोविड सिचुएशन के कारण प्रैक्टिकल आप लोगों का कॉलेज में आके करना अभी संभव नहीं है। तो अभी आपको थ्योरी पे मेन फोकस करना है, थ्योरी पढ़नी है, ताकि जब भी बाद में कॉलेज खुले आप लोग आ सको, सिचुएशन सही होंगी, तो उस समय आप प्रैक्टिकल पे फिर ज़्यादा ध्यान दे सको। तो ये यहाँ स्टार्टिंग में जैसे लिखा है कि जो सिविल इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर, उसका क्या काम होता है फील्ड में। मेनली उसका काम, सबसे पहला काम होता है सर्वेइंग का। क्योंकि जब भी अपन कोई काम शुरू करते हैं फील्ड में, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका सर्वे होता है वहाँ के एरिया का, चाहे वो रोड का हो। जैसे रोड का, अगर रोड कहीं पे डालनी है सबसे पहली बार जब है, तो वहाँ पे अपने को रोड से इंस्ट्रूमेंट से रोड के लेवल्स अपने को पहले लेने पड़ते हैं, ग्राउंड्स के लेवल, कि कितना लेवल है, किस किस जगह पे कटिंग आएगी, किस के फिलिंग आएगी, कितना ग्रेडियंट होगा इसका, कहाँ पे कर्व लगाना पड़ेगा अपने को, कहाँ पे हॉरिजेंटल कर्व देना होगा, कहाँ पे वर्टिकल कर्व देना होगा। तो इस तरीके से सर्वे मैप्स बनाए जाते हैं, उसके मैप बनाते हैं, उसके एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आपको बनाने पड़ते हैं। तो सर्वेइंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और विशेष तौर से सिविल इंजीनियर के लिए सर्वेइंग सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो फील्ड में जाते ही कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू हो रहा है, तो पहले आपका काम होता है उस प्रोजेक्ट के लिए उस साइट का सर्वे करना, उसके लेवल्स निकालना। तो अगर आप वो नहीं सीख पाओगे तो आगे आपका काम शुरू नहीं हो पाता। इसीलिए ये बेसिक सब्जेक्ट है, और आपके इसीलिए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ये चलता है, जिसमें आप 2 पढ़ते हो। फिर है अपने कि सर्वेइंग वाले, जो सर्वेइंग इंजीनियर है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। डिप्लोमा होल्डर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एक तो कि वो सर्वेइंग जो है फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करे, और फिर उन डाटा से वो उन डाटा को प्लॉट कर सके, यानी सर्वे मैप बना सके, लेवल लेके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको एल सेक्शन बोलते हैं, और क्रॉस सेक्शन जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है रोड का, वो क्रॉस सेक्शन बना सके। ऐसे ही रोड का मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे ही जब कैनाल लाइनिंग करनी होती है, कैलान बिछाई जाती है, तो उसमें भी उसका सर्वे करना पड़ता है पहले पूरे ग्राउंड का। रेलवे ट्रैक है तो भी सर्वे करना पड़ता है। बिल्डिंग्स, कॉलोनी कहीं आपको काटनी है तो उसका भी सर्वे करना पड़ता है। तो वो सर्वे डाटा फील्ड में इकट्ठे करना, और फिर उन सर्वे डाटा से उन सर्वे डाटा को प्लॉट करना, और प्लॉट करके जैसे टोपोग्राफिक मैप्स है वो बनाना, और कई सेटिंग आउटवर्क्स, यानी सेटिंग आउटवर्क्स का मतलब जैसे कर्व है, तो कर्व को सेटिंग आउट करना, फील्ड में कैसे कर्व लगाओगे। ऐसे ही बिल्डिंग में आप पढ़ते हो बिल्डिंग लेआउट्स, बिल्डिंग के लेआउट लगाना फील्ड में आपको आना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ जो आपको ध्यान दिया जाएगा मेनली थियोडोलाइट सर्वे पे ध्यान दिया जाएगा कि थियोडोलाइट की सहायता से कैसे अपन सर्वे करते हैं, फिर उसी की सहायता से टेकोमेट्रिक सर्वे कैसे करते हैं, और फिर उन टेकोमेट्रिक सर्वे से जो डाटा लिए हैं उनसे प्लॉट करना, सर्वे मैप बनाना, ट्रायंगुलेशंस और टोपोग्राफिक मैप्स बनाना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेगी और उस पर ध्यान देना है। अब अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है जो थियोडोलाइट, यानी बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की बारे में अपने को पहले चैप्टर में पूरा दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले टाइप्स, यानी अपना वो इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार का होता है, यानी थियोडोलाइट कितने प्रकार का होता है। फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब टाइप्स में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टाइप्स जैसे वर्नियर को दो प्रकार से बांटते हैं मेनली। एक तो कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष रोटेट कर सकता है या नहीं। अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष रोटेट कर सकता है तो वो कहलाता है ट्रांजिट थियोडोलाइट। अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष रोटेट नहीं कर सकता है, यानी घूम नहीं सकता है, तो वो कहलाएगा नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। फिर दूसरा अपन इसको बांटते हैं कि ये जो रीडिंग पढ़ते हैं अपन वो किस प्रकार से है। अगर वो वर्नियर्स की सहायता से रीडिंग पढ़ते हैं तो वो कहलाता है वर्नियर थियोडोलाइट। अगर उसमें कोई ऑप्टिकल या माइक्रोमीटर टाइप में लगा हुआ है जिससे अपन रीडिंग पढ़ते हैं तो वो कहलाता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट। और इसी तरीके से अगर वो पूरा कंप्लीट डिजिटल है, डिजिटल नंबर्स अपन पढ़ पाते हैं, उसे अपन कहते हैं डिजिटल थियोडोलाइट, जिसका एग्जाम्पल होता है टोटल थियोडोलाइट। अगर उस डिजिटल थियोडोलाइट में T2 थियोडोलाइट होता है, डिजिटल थियोडोलाइट होता है। अगर उसमें डिस्टेंस मापने का भी साथ में लगा दिया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिस्टेंस नाप दे, अपने को डिजिटल फॉर्म में डिस्टेंस बता दे, तो फिर उसे टोटल स्टेशन बोलते हैं। तो ये थियोडोलाइट के टाइप। फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट, यानी जो वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट है जो कि आप यूज करते हो फील्ड में ज़्यादातर। आजकल जो थियोडोलाइट है नए ज़माने का, वो टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन से यूज करते हैं। लेकिन अपने पास अभी जो लेबोरेटरी में वगैरह ज़्यादातर जो यूज होता है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप जो प्रैक्टिकल करते हो, वो आपका वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। क्योंकि देखो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से पहले बेसिक समझने के लिए आपको जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे पहले और अभी भी यूज हो रहे हैं, उन पे ही काम करना सीखना पड़ता है। पहले जब आप मैनुअल पे सीखोगे तभी आप डिजिटल पे अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स, इसका मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट। इसका मैं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस उसका हल्का सा ब्रीफ आपको 1-2 मिनट का बताऊँगा। बाकी इसके डिटेल जो है वो एक पूरा लेक्चर इस पर मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि उसके पार्ट्स अगर आप समझोगे ढंग से तभी उसके काम समझ पाओगे कि थियोडोलाइट का कौन सा पार्ट किस काम में आता है, उसको कैसे यूज करते हैं, तभी आप थियोडोलाइट को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है पॉइंट 1.3 अपना, ये फंडामेंटल एक्सेस। फंडामेंटल एक्सेस जो होती है इसमें अपने कई आएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, लाइन ऑफ साइट। इसका भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है, तो इसको भी यहाँ अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका भी लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग इसको सीधा उस लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो आपको फंडामेंटल एक्सेस और उनके डिजायर्ड रिलेशन इस नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ये दो होते हैं, एक होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट और एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट।
जो फर्स्ट 1.4 और एक लास्ट 1.12, 1.4 और 1.12, ये दोनों एडजस्टमेंट के हैं। थियोडोलाइट के एडजस्टमेंट दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट और दूसरा करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। ज़्यादातर जो फील्ड में आपको करना होता है वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट उस इंस्ट्रूमेंट का लैब में ही अपन कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये होते क्या हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट हर बार आपको करना पड़ता है। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को लगाते हो साइट पे ले जाके, तो आपको उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब आप उसकी पोजीशन चेंज करते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप फिर लगा रहे हो, क्योंकि एक जगह से सारा सर्वे नहीं होता है, अपने को अलग अलग जगह थियोडोलाइट लगाने पड़ते हैं सर्वे कंप्लीट करने के लिए। तो जब आप पोजीशन चेंज करोगे, थियोडोलाइट की स्थिति बदलोगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, फिर वहाँ आपको फिर से टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट के कंपैरिजन में अगर देखें परमानेंट एडजस्टमेंट, तो परमानेंट एडजस्टमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट का अगर एक बार कर दिया, फिर अगर आप उसको ढंग से हैंडल कर रहे हो, तो उसका परमानेंट एडजस्टमेंट है वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज करने से या डिस्टर्बेंस करने से, उससे छेड़छाड़ करने से परमानेंट एडजस्टमेंट भी ख़राब हो सकता है, तो फिर उसको वापस से परमानेंट एडजस्टमेंट अपने को करने पड़ते हैं। अब बात करें टेम्परेरी एडजस्टमेंट की, कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट में होता क्या क्या है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में मेनली आपके तीन चीज़ें होती है। एक होता है कि उसका स्टेशन, जो अपना स्टेशन होगा जहाँ पे अपने को इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उस पर इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग आउट करना और सेंटरिंग करना। सेटिंग आउट का मतलब उसको लगाना, और उसको सेंटरिंग करना वो अपन और डिटेल में समझेंगे कि कैसे इनको करते हैं। दूसरी टर्म होती है इसमें, वो होती है लेबलिंग, यानी इंस्ट्रूमेंट की लेबलिंग करना। वो एक बबल ट्यूब लगी हुई होती है, उसकी सहायता से अपन उसको लेबल करते हैं। थर्ड, इसमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट की थर्ड जो स्टेप है वो होती है फोकसिंग, या जिसे अपन कहते हैं रिमूव ऑफ पैरालैक्सिस, यानी पैरालैक्सिस को रिमूव करना। तो वो होता है दो स्टेप में करते हैं अपन, एक फोकसिंग द आई पीस और एक होता है फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। तो उस दो से अपन पैरालैक्सिस को रिमूव करते हैं। तो ये अपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आ गया। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपके आएगा फिर ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, ये एक साथ ही मैं आपको एक ही उसमें बता दूंगा कि ट्रांजिटिंग क्या होता है और स्विंगिंग क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांजिटिंग क्या होता है और स्विंगिंग क्या होता है। यहाँ मैं सिंपल आपको बता दूं, ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग का मतलब दोनों ही थियोडोलाइट को रोटेट कराना होता है। अगर अपन थियोडोलाइट के टेलीस्कोप लगा हुआ होता है, उसको हॉरिजेंटल एक्सिस के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में रोटेट करें तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिंग, और अगर थियोडोलाइट को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट करें तो उसे कहते हैं स्विंगिंग। यानी हिंदी में बता देता हूँ, ट्रांजिटिंग का मतलब होता है कि अगर थियोडोलाइट के जो दूर टेलीस्कोप होता है उसको क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में घुमाएं तो वो कहलाता है ट्रांजिटिंग। अगर थियोडोलाइट को ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष क्षैतिज तल में घुमाएं तो वो कहलाता है स्विंगिंग ऑफ थियोडोलाइट। ये दो बेसिक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपने मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल, यानी हॉरिजेंटल एंगल का मेजर कैसे करें। ये अपने अब यूज शुरू हो गए, यानी थियोडोलाइट का यूज क्या होता है। थियोडोलाइट का यूज में आपके मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल, यानी हॉरिजेंटल एंगल का मेजरमेंट करना, क्षैतिज कोणों को नापना। क्षैतिज कोणों के नापने के लिए आपके सिलेबस में दो मेथड है, एक होता है रिपीटेशन मेथड और एक होता है रिट्रेशन मेथड। पुनरावर्ती और पुनरावलोकन मेथड वो दो है, रिपीटेशन एंड रिट्रेशन मेथड, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, यानी ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन करना थियोडोलाइट की सहायता से। फिर मेजरिंग और मेजरमेंट ऑफ बियरिंग, यानी बियरिंग नापना।
जो दिक्मान आप निकालते हो, जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था, बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग, क्वार्टरल बियरिंग या रिड्यूस्ड बियरिंग, तो यहाँ अपन बियरिंग मेजर कर सकते हैं थियोडोलाइट की सहायता से। बस उसके साथ एक अटैचमेंट आता है, ट्रफ कंपास, उस पर लगाते हैं, नॉर्थ पता चल जाता है और फिर उससे अपन बियरिंग नाप लेते हैं। फिर आपके है टॉपिक प्रोलॉन्गिंग ऑफ ए लाइन। प्रोलॉन्गिंग ऑफ ए लाइन यानी एक लाइन को प्रोलॉन्ग करना, आगे बढ़ाना। जैसे कोई सीधी लाइन है, अपन उसी को और आगे अपने को बढ़ाना है। सपोज कोई 100 मीटर की लाइन अपने को मिल गई, 100 मीटर ग्राउंड पे लाइन है और अपने को वो मिल गई, उसी को अपने को आगे और 200 मीटर बढ़ाना है, तो अपन थियोडोलाइट की सहायता से उसी दिशा में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोई डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक लाइन दूसरी लाइन से कितने डिफ्लेक्शन एंगल पर डिफ्लेक्टेड है, मुड़ी भी। फिर है यूज एज ए लेवल, यानी थियोडोलाइट को अपन लेवल की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी बिंदु का, किसी भी ग्राउंड का एलिवेशन ज्ञात करना, उसकी लेवलिंग करना, तो वो अपन थियोडोलाइट की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल की सहायता से, या फिर एक ऑटो लेवल आता है उसकी सहायता से, तो यहाँ अपन थियोडोलाइट की सहायता से भी लेवल मेजर कर सकते हैं। मतलब उनको भी लेवल की तरह काम ले सकते हैं, यानी लेवलिंग कर सकते हैं। और फिर है परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट, ये जो जैसे कि मैंने बताया, आपको फील्ड में नहीं करना रहता और बार बार नहीं करना रहता, ये आपको एक ही बार लैब में करना होगा। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि परमानेंट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया अपने पहले चैप्टर का। अब अपन चलते हैं आज का अपना थोड़ा सा टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में थियोडोलाइट सर्विंग क्या है ये अपन देख रहे हैं, है ना, कि थियोडोलाइट सर्विंग क्या होती है। थियोडोलाइट सर्विंग का मतलब वह सर्विंग जो अपन थियोडोलाइट की सहायता से करते हैं, यानी जिसमें एंगल थियोडोलाइट की सहायता से नापे जाते हैं, वो कहलाती है थियोडोलाइट सर्विंग। यहाँ से आप पढ़ें साथ साथ में, द सिस्टम ऑफ सर्विंग इन विच द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए थियोडोलाइट, यानी सर्विंग का वह सिस्टम जिसमें थियोडोलाइट की सहायता से कोण मापे जाते हैं, उसे थियोडोलाइट सर्विंग कहते हैं। फिर जो है थियोडोलाइट की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, यानी थियोडोलाइट की सहायता से अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोण नाप सकते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोण अपन नाप सकते हैं। नेक्स्ट है थियोडोलाइट इज मोर प्रिसाइज देन द मैग्नेटिक कंपास, यानी जो आप मैग्नेटिक कंपास से काम करते हो, एंगल मेजर करते हो, बियरिंग निकालते हो, उसकी बजाय थियोडोलाइट ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब ज़्यादा शुद्धता से कोण नापता है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा है। सिंपल आप अगर अपन बात करें तो इसका मतलब ये थियोडोलाइट मैग्नेटिक कंपास से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें आप नॉर्मली जो एंगल है वो 30 मिनट तक एक्यूरेसी से पढ़ सकते हो, जबकि यहाँ थियोडोलाइट जो है वो अपने इसका जो लीस्ट काउंट है, यानी ये कम से कम, या जिसको अपन कहें इसकी जो एक्यूरेसी है वो जनरली 20 सेकंड तक होती है, और कई बार अच्छा इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा डीप में अगर देखें तो 10 सेकंड तक भी अपन इसको देख सकते हैं। वो फिर ये टॉपिक है, इसको पढ़ें आप। मैग्नेटिक कंपास मेजर्स द एंगल ऑफ अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 मिनट, यानी जो मैग्नेटिक कंपास से आप जो कोण नापते हो वो जनरली कितना होता है, 30 मिनट का। उससे कम आप कोण नहीं नाप सकते, यानी अगर आपको सेकंड में कोण नापना हो तो आप मैग्नेटिक कंपास से नहीं नाप सकते। जबकि जो वर्नियर कंपास है अपना, ये वर्नियर थियोडोलाइट है, वर्नियर थियोडोलाइट की सहायता से आप एंगल को 10 सेकंड या 20 सेकंड तक नाप सकते हैं। अपने पास जो यहाँ लैब में है उसमें अपन 20 सेकंड तक नाप सकते हैं। कुछ थियोडोलाइट और भी आते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर काम करना हो तो उसमें वो 10 सेकंड तक भी नाप सकते हैं। अब ये कैसे नापते हैं, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट, उसको कहेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब कम से कम कितना नाप सकता है, अल्पमान जिसको कहते हैं, इसका अल्पमान कितना है। तो इसका अल्पमान कितना है, 20 सेकंड या 10 सेकंड भी हो सकता है, कई इंस्ट्रूमेंट का 10 सेकंड भी होता है। जनरली इसका जो मान है अपने पास जो लैब में है उसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड है। लीस्ट काउंट का मतलब वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। अगर आपके पास 20 सेकंड वाला लीस्ट काउंट है तो उससे फिर आप 10 सेकंड नहीं मेजर कर सकते, 5 सेकंड नहीं मेजर कर सकते। तो इससे जो अपने पास थियोडोलाइट है उससे अपन जो मेजर कर सकते हैं वो डिग्री में मेजर कर सकते हैं, प्लस डिग्री के साथ अपने इसमें मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, और फिर अपने उसमें सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। ये तीन चीजें, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिग्री, फिर मिनट, और फिर वर्नियर स्केल से अपन सेकंड भी पढ़ लेते हैं। और लीस्ट काउंट जो है इसका ये 20-20 सेकंड के अंतराल पे है जो अपने पास है, यानी 20 सेकंड, 40 सेकंड, और फिर जब 60 सेकंड होगा तो उसका 1 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही मिनट के में भी टुकड़े रहेंगे, 20 मिनट और 40 मिनट, बीच में भी पढ़ सकते हो आप डिग्री वाले में। जैसे मिनट का मतलब आप जैसे कोई एंगल पढ़ सकते हो, सपोज आपका एंगल है 59 डिग्री आया, और 32 मिनट भी आ सकता है, और उसके बाद आगे 20 सेकंड आएगा। कभी भी 22, 24, 25 ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट अपना कितना है 20, तो यहाँ 20 आएगा, फिर आगे सीधा क्या आएगा 40 सेकंड। अगर आपके पास 10 सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 10 सेकंड है तो फिर यहाँ 20, फिर 30, 40, 10 इस तरीके से आ सकता है। ये दो एंगल जो है ये अपन पढ़ते हैं मेन स्केल पे। आगे अपन जब इसके पार्ट देखेंगे तो उसमें एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। तो ये दो एंगल मेन स्केल पे पढ़ते हैं, डिग्री और फिर मिनट। अब मिनट का भी ध्यान रखना है, मेन स्केल पे जो मिनट है वो 20 सेकंड और 40 सेकंड के अंतराल 20 मिनट और 40 मिनट में होता है। तो वहाँ पर आप ये 32 मिनट नहीं पढ़ पाओगे। ये 32 मिनट जो पढ़ा गया है ये फिर 20 मिनट प्लस 12 मिनट है, 20 मिनट प्लस 12 मिनट है। 20 मिनट प्लस 12 मिनट का क्या मतलब है कि मेन स्केल पे आपने 20 मिनट पढ़ा है, और ये जो 12 मिनट है ये आपने वर्नियर स्केल पे पढ़ा है। कौन से स्केल पे? वर्नियर स्केल। क्योंकि वर्नियर स्केल पे आप मिनट पढ़ सकते हो और सेकंड पढ़ सकते हो। तो ये आप वर्नियर स्केल पे पढ़ोगे जो ये चीज़ें हैं। कौन सी? ये 12 मिनट। इसी तरीके से मैं यहाँ आपको और रीडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों की ये दिक्कत आती है, रीडिंग नहीं पढ़ पाते, गलत लिखते हैं पढ़ के भी। मैं बता दूं, जैसे सपोज आपके पास एंगल आया, 69 डिग्री, 36 मिनट और 40 सेकेंड, ये एंगल है। तो ये एंगल कैसे आया? ये एंगल में 69 डिग्री और अब ये 36 है। तो मेन स्केल का जो है एक तो डिग्री और मिनट, तो मिनट जो है वो अपने मेन स्केल पड़ेगा या तो 20 मिनट या फिर पड़ेगा 40 मिनट। तो 40 तक तो ये पहुंचा नहीं, 40 से कम रह गया, मतलब मेन स्केल ने कितना पढ़ा हुआ? 20 मिनट। अब बाकी का जो है वर्नियर, अब पीछे कितने मिनट बच गए? क्योंकि वर्नियर स्केल जो है वो मिनट भी पढ़ सकता है, सेकंड भी पढ़ सकता है। तो यहाँ जो बचे हुए मिनट है, कितने मिनट बच गए? 16 मिनट। 16 कैसे हुए? 20 और 16 36, तो 20 प्लस 16 36। ये जो है ये दोनों मिल के और फिर ये बना है 36 और फिर यहाँ 40 सेकेंड। तो ये दो रीडिंग जो है, ये वाले दो, ये दो रीडिंग आपकी वर्नियर स्केल की है, और ये जो दो रीडिंग हैं ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग। तो ये आपको यहाँ समझना है कि इसकी एक्यूरेसी है वो अपने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक अपन इसको मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है आपका वो है साइज ऑफ थियोडोलाइट। साइज ऑफ थियोडोलाइट का मतलब क्या है कि थियोडोलाइट कितना बड़ा है। अब कितना बड़ा थियोडोलाइट है वो कैसे नापेंगे, ऐसे देख के या ऐसे नहीं बताना है। साइज कुछ चीज से फिक्स होता है, वो चीज होती है थियोडोलाइट का जो अपने लोअर प्लेट होती है उससे अपन साइज डिफाइन करते हैं। किससे? लोअर प्लेट से। लोअर प्लेट का जो डायमीटर होता है उसी के हिसाब से अपने थियोडोलाइट का साइज होता है। अब उसका साइज जनरली कितना होता है? 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। बड़ा थियोडोलाइट है तो 14 से 25 सेंटीमीटर वाला डायमीटर होगा, अगर छोटा है तो 8 से 12 सेंटीमीटर वाला डायमीटर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपसे पूछा जाता है कि थियोडोलाइट का साइज किससे डिफाइंड होता है। तो थियोडोलाइट का साइज किससे डिफाइंड होता है? वो डिफाइंड होता है लोअर प्लेट के डायमीटर से। लोअर प्लेट के डायमीटर से, व्यास से। यानी ए थियोडोलाइट, यहाँ देखो पढ़ रहा हो, इसको पढ़ो वापस। ए थियोडोलाइट इज डिजाइनेटेड बाय डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्किल ऑन लोअर प्लेट। यानी जो लोअर प्लेट पे जो ग्रेजुएटेड सर्किल लगा हुआ रहेगा, जिसको अपन मेन स्केल बोलते हैं, वहाँ पर जो रीडिंग पढ़ते हैं, उस सर्किल का डायमीटर कितना है। जैसे ये लोअर प्लेट पे ये सर्किल रहेगा, इस सर्किल का डायमीटर कितना है, जितना इस सर्किल का डायमीटर डी होगा उस डी के हिसाब से ही अपन थियोडोलाइट का साइज बताते हैं। फिर आगे अपन पढ़ते हैं द कॉमन साइजेज आर। कॉमन साइज कौन सा है? 8 से 12 सेंटीमीटर या फिर 14 से लेके 25 सेंटीमीटर। ग्रेटर एक्यूरेसी इज अचीव्ड विद लार्ज थियोडोलाइट्स एज दे हैव बिगर ग्रेजुएटेड सर्किल विद लार्जर डिविजन्स, यानी हेंस वेयर द सर्वे वर्क्स रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि अपन जब अपने को सर्वे में बड़ा डायमीटर अगर अपन लेंगे, जैसे यहाँ ये दो बताए, एक ये छोटे डायमीटर का, सपोज ये आपके 8 से 12 वाला है और ये जो है आपके ये वाला, ये 14 से 25 वाला है। तो इन दोनों का क्या फ़र्क है? अब देखो, छोटा ये अगर डायमीटर है तो छोटी प्लेट, छोटा डायमीटर है ग्रेजुएटेड सर्किल का, इसका मतलब वहाँ पे ये जो डिवीजन अपन बनाएंगे, ऐसे डिवीजन बने रहते हैं उस पर, ये डिवीजन क्या बनेंगे फिर वहाँ पर? कम बनेंगे। कम डिवीजन का मतलब जैसे आपने 20-20 सेकंड के बनाने हैं तो बन जाएंगे, या सपोज 20 मिनट का बनाना है 40 मिनट, ऐसे बन जाएंगे। अगर अपने इसको फिर और तोड़ना चाहें टुकड़ों में तो फिर बड़ा सर्किल चाहिएगा जिसमें अपने ज़्यादा ये डिवीजन अपन बना सकें। और ज़्यादा डिवीजन, जितने ज़्यादा डिवीजन बनाए हुए होंगे छोटे छोटे, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ज़्यादा एक्यूरेसी का अगर वर्क अपने को करना है, कहीं पर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए अपने को कौन सा थियोडोलाइट काम में लेना चाहिए? बड़े डायमीटर वाला। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यानी ज़्यादा शुद्धता से काम करना हो तो थियोडोलाइट कौन सा काम में लेना चाहिए? बड़े डायमीटर वाला, ताकि उसमें डिवीजन ज़्यादा होंगे। डिवीजन ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? डिवीजन ज़्यादा होंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? डिवीजन ज़्यादा होने से छोटे एंगल भी अपन पढ़ सकते हैं, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपन काम कर सकते हैं। तो ये अपन ने आज देखा इंट्रोडक्शन, जिसमें अपने सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, फिर अपन ने देखा फर्स्ट चैप्टर जो है अपने थियोडोलाइट, उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता देता हूँ पहले कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये आपका है, इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।